Hello everyone and welcome to yet another class of the online series or today we will be going ahead with our wildlife course. um, थोड़ा सा before proceeding to the टॉपिक थोड़ा सा इस चैप्टर को इस टॉपिक को कनेक्ट करते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फॉर. सो वाइल्ड लाइफ कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन से पहले और जिसमें एक लंबा सा गैप आ गया है एंड वी विल बी ट्राइंग टू कनेक्ट विद ऑल व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी there was a bit introduction and then we discussed species diversity, biological diversity, its types. थोड़ा सा हमने उस अगर पहले चैप्टर जिसके आप लोगों को नोट्स भी मिल चुके थे तो उसमें हमने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पढ़ी थी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ी थी and we discussed about some important ecological concepts like ecological trophic levels and keystone species, keystone resources and topics like that. Then we discussed about क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने ज़रा डिस्कस किया था कि हाउ जियोग्राफिकली डाइवर्स और कंट्री इज़ एंड हमने राइट फ्रॉम हिमालयाज़ टू द कोस्टल इकोसिस्टम्स हमने एक जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था. आज का जो चैप्टर है जो हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने कोर्स को वो बेसिकली कनेक्ट करता है हमारे लास्ट टॉपिक से भी एंड जो हमारा चैप्टर है पहला जो कंप्लीट हो चुका था उसी नोट्स में अगर आपको ने वो नोट्स करवाए हैं उस टाइम जब मैंने आपको दिए थे तो उसी के साथ अटैच्ड नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर 7 के नाम से है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस. सो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे एंड दैट चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट chapter है relating to our wildlife course. Before going to the chapter, what we will be discussing in this chapter will be the spatial scale of geographic ranges and variation among them. तो यहाँ पे of course spatial mean वाइल्ड लाइफ में आगे हम ये टर्म बहुत यूज़ करेंगे, सो इस वजह से इसको कंफ्यूज नहीं करना स्पेशल के साथ, ई वाले स्पेशल के साथ नहीं, स्पेस से रिलेटेड है स्पेशल. सो स्पेशल स्केल ऑफ जियोग्राफिक रेंजेस एंड वेरिएशन अमंग देम. अब रेंज जियोग्राफिक रेंजेस की हम बात करेंगे बट जो मेन थीम है इस चैप्टर का दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम इस चैप्टर का इन विच वी विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस. बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में और कनेक्शन क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बट टू गेट स्टार्टेड विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस, सो लेट्स स्टार्ट. डिस्ट्रीब्यूशन द जियोग्राफिक एरिया where individuals of a species occur or the geographic range or extent to which a population is distributed. ठीक है. For example, the snow leopard is found in 12 countries including Pakistan, which we call snow leopard range states. अच्छा, तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन? द जियोग्राफिकल एरिया वो एक लैंड एरिया जहाँ पे एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स फाइंड होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं और द जियोग्राफिक रेंज, इसको हम जियोग्राफिक रेंज कहते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, जो इसका कीट वर्ड है दैट इज़
geographic range or geographic extent, but mostly we will be dealing with the word geographic range. So or the geographic range to which a population is distributed. एक population है तो वो कितने जियोग्राफिक एरिया तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल इंटायर, इसको हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल द स्नो लेपर्ड इज़ फाउंड इन 12 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान. तो स्नो लेपर्ड जो है वो 12 कंट्रीज़ में पाया जाता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान. सो हम उसको कहते हैं SL रेंज स्टेट्स, लाइक स्नो लेपर्ड रेंज स्टेट्स. मतलब कि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें स्नो लेपर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नो लेपर्ड, ठीक है. अब आते हैं एबंडेंस की तरफ ना. व्हाट इज़ एबंडेंस? एबंडेंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ फाउंड इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क. अगर हम इसको जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया तो वो था बड़े लेवल पे. यहाँ पे हम छोटे लेवल पे आते हैं और हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल कि चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क के अंदर हमारे पास कितने स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है. तो उसको फाइंड आउट करना, उसको डिटर्मिन करना, वी कॉल इट एबंडेंस. एबंडेंस मीन द number of individuals of a species found in a particular area. For example, we have 200 individuals of snow leopard left in Pakistan, ठीक है. हमारे पास कुछ रेंज है जो कि रेंज करता है 150 to 200 हमारे पास रह गए हैं, जो कि बहुत ही एक क्या कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिचुएशन है फॉर स्नो लेपर्ड्स. वेल दैट वाज अबाउट बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एबंडेंस. तो डिस्ट्रीब्यूशन लार्जर स्केल पे हम उसको आगे हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. और एबंडेंस है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया, ठीक है. लेट्स प्रोसीड. लेट्स डिस्कस येट अनदर एग्जांपल ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. रेड कैंगरूज जो है दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस को अगर हम मैप पे देखें तो इजीली समझ आएगा. हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी पर अब हम इसको मैप में डिस्कस करते हैं. तो रेड कैंगरूज जो है ये आप मैप देख सकते हैं ऑफ ऑस्ट्रेलियन पेनिनसुला, ठीक है. वेल पेनिनसुला क्या है? वो आइलैंड, वो लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से वाटर कवर्ड हो, लाइक ओशन कवर्ड हो, एंड एक साइड से वो लैंड के साथ टच हो. तो ये बेसिक डिफरेंस है इन पेनिनसुला एंड आइलैंड, ठीक है. अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पे अब ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये है एक आइलैंड है, बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड इट्स कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें यहाँ पे तो इसको अलग शो किया गया, लेकिन ये एक साइड पे टच है. सो विद अदर लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सो वी कॉल इट, ऑस्ट्रेलिया को हम जियोग्राफिकल टर्म्स में पेनिनसुला कहते हैं. वैसे तो ये एक कॉन्टिनेंट है, बर आज़म है, ठीक है. उसके अंदर न्यूजीलैंड भी है, ठीक है. बट जियोग्राफिकली हम पॉलिटिकल नेम्स नहीं देते एरियाज़ को. वी कॉल देम लाइक अफ्रीकन पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलियन पेनिनसुला, ठीक है. ओके, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस की हम बात कर रहे थे. तो डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पढ़ा कि एक स्पीशीज़ जो है वो किस एरिया तक हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहाँ अगर इस मैप में आप देखें तो डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है, जो ये डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है रेड कैंगरू की डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है. while you can see the different colored patches within this distribution. कुछ हमारे पास डार्क कलर्स, कुछ लाइट कलर्स, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स शोज कि किस एरिया में एबंडेंस ज़्यादा है. अब एबंडेंस हम नंबर्स में भी शो करते हैं, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंगरूज पर स्क्वायर किलोमीटर.
ये अब मैप रीड करना, मैप अंडरस्टैंड करना, ये एक अलग एक स्किल है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस कोर्स में हमारा एक टॉपिक आएगा मैप्स बनाने का और मैप्स को अंडरस्टैंड करने का और रीड करने का। ठीक है, हम उसकी तरफ उसके डिटेल में नहीं जाते, यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि एबंडेंस शो हुई है, तो जो डिफरेंट पैचेस है सॉरी, दे आर बेसिकली डिटर्मिनिंग द एबंडेंस। अब इधर देखें तो यहाँ पे जो डार्केस्ट पेज है दैट शोज एबंडेंस इज मोर देन 20 कैंगरूज पर स्क्वायर किलोमीटर। अब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 20 कैंगरूज इज़ अ मच हायर नंबर। ठीक है, अब दूसरा आप पेज देखें तो उस कलर के साथ मैच करें तो वहाँ पे डिफरेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको शो हुआ है, और जहाँ जहाँ इसकी एबंडेंस है इसको सबको कलेक्टिवली मैप किया गया है विद डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन डॉटेड लाइन यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी तादाद कितनी है, नंबर कितना है उस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का, उसको हम कहते हैं एबंडेंस। ओके, सो लेट्स मूव डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस अबंडेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमने अलग अलग पढ़ा, वी डिस्कस्ड दैट, वी डिफाइंड दैट, हमने मैप पे उसको डिस्कस किया, बट कनेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस, व्हाई शुड वी स्टडी इट? Most important question, why should we study distribution and abundance? What is its importance? ठीक है, okay, so let's read the text first. Whether there is any relationship between distribution and abundance, आया distribution and abundance के बीच में कोई connection है, कोई relationship है? This question was first raised by Australian ecologist H.G. Andrew Wartha and Elsie Birch in their classic book The Distribution and Abundance of Animals. Their ideas which tied together the two concepts of distribution and abundance had a strong impact on ecological thinking in the past 50 years. अब ये जो कॉन्सेप्ट था कि आया whether there is a relationship between distribution and abundance, so these two ecologists इन्होंने इन आइडियाज़ को कंपाइल किया इन दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ एनिमल्स, एंड द टू कॉन्सेप्ट्स हैड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल थिंकिंग इन द पास्ट 50 ईयर्स। ये एक अच्छी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इन दिस लेक्चर वी विल बी फोकसिंग ऑन वन आस्पेक्ट of this interaction between distribution and abundance. There will be hell lot of relationships between distribution and abundance on different levels, on different scales, varying from species to species, but we have to have a concise, a focused approach towards this concept. तो हम उनमें से एक aspect को लेकर चलेंगे जो कि हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा उस पर बेस करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो यहाँ पे मैंने लाइन हाईलाइट की है, दिस इज़ बेसिकली द थीम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या है, वेदर स्पीशीज़ दैट हैव लार्ज जियोग्राफिक रेंजेस आर एनी मोर और लेस एबंडेंट देन स्पीशीज़ दैट हैव स्मॉल जियोग्राफिक रेंजेस। मतलब ये है कि जिन स्पीशीज़ की जियोग्राफिक रेंज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रकबे पे पहले होते हैं, तो क्या वो नंबर में भी उन स्पीशीज़ से ज़्यादा या कम होते हैं जिनकी जियोग्राफिक रेंज स्मॉल होती है? मतलब कि जियोग्राफिक रेंज का एबंडेंस से कोई ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्पीशीज़ का जियोग्राफिक रेंज ज़्यादा है, लार्ज जियोग्राफिक रेंज है, और दूसरी स्पीशीज़ का स्मॉल रेंज है, तो क्या ये ज़रूरी है कि तादाद में भी वो बड़े रेंज वाले स्पीशीज़ ज़्यादा होंगे और स्मॉल रेंज वाले कम होंगे, या वाइस वर्सा? मतलब ये अगर रिलेशनशिप है तो ये कैसा है? ठीक है, तो इसको थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिसर्च इसको डिफरेंट इस पे रिसर्चेस की गई हैं, एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल डीलिंग विद दैट। सो दैट वाज द पंच लाइन आप इसको कह ले या कॉन्सेप्ट कह ले, थीम कह ले ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स प्रोसीड। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है, वो ये है कि
ये जो हमारा लेक्चर है, ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. नंबर 1, वी इन फर्स्ट लेक्चर, टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, और पार्ट 2 में जो है हम फिर एबंडेंस को डिस्कस करेंगे. सो यहाँ तक हमने इनको रिलेट किया, इनको हमने डिस्कस किया, डिफाइन किया. देन वी विल बी going towards distribution only in this lecture. So part 1 will be about distribution, then we will go towards abundance in our next lecture, and that's all about this short but important chapter of wildlife course. Okay, let's proceed. So हमने कहा कि we determine, we find out, we define distribution in terms of geographic ranges. ठीक है, geographic range is the keyword for distribution. geographic range क्या है? वो geographical area जहाँ तक एक पॉपुलेशन फैली हुई होती है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम यहाँ पे एक एग्जांपल को लेकर चलेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे. सो एट वन एक्सट्रीम द रेंज ऑफ स्पीशीज इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड वाइड एक्सटेंट ऑफ इट्स अकरेंस. एक होती है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हम पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है. तो देयर आर 2 एक्सट्रीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वन वर्ल्ड वाइड एंड सेकंड इज लोकल. सो वर्ल्ड वाइड की हम बात करें, सो a line drawn on map demarcating the outermost points at which species has been observed. This is the scale of geographic range used for wildlife distribution worldwide. यहाँ देखें, अगर इधर लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड पैंथरा पार्डस की एग्जांपल है. पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज स्नो लेपर्ड, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. अब यहाँ पे हम कॉमन लेपर्ड पैंथरा पार्डस की एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ ग्लोबल मैप पे इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ शोन इन ग्रीन कलर, ठीक है. तो ये लाइन जो है, जहाँ जहाँ ग्रीन पैचेस हैं, मैप के लैंग्वेज में हम इसको पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है. जो आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं ग्रीन, ये जो ग्रीन पॉलीगॉन्स हैं, दे बेसिकली डिमार्केट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. फॉर एग्जांपल द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द कॉमन लेपर्ड, ये एक कॉन्सेप्ट है कि वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल रेंज. तो हमने यहाँ पे एक स्पीशीज़ की एग्जांपल ली, लेपर्ड की. वी कैन डिस्कस इट फॉर ऑल अदर स्पीशीज. नाउ at the other extreme, we could measure a much smaller area within the large geographic range and map the location of each individual. If a particular habitat is not occupied by a species, this region would not be included in its geographic range. Okay, ये picture है from Margla Hills National Park, and this is the study area of my MPhil research. And यहाँ इस map में I have shown the locations where I installed the cameras for detecting mammalian species, and this map is basically the smaller geographical area of the पैंथरा पार्डस थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले स्लाइड में जैसे पढ़ा कि आप इधर देख सकते हैं, तो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क इधर पाकिस्तान के मैप के अंदर कहीं पे आपको यहाँ से नज़र भी नहीं आता. वेल यहाँ व्हेन आई डिड माय रिसर्च, सो यहाँ पे हमने इसको स्मॉलर स्केल पे डिस्कस ऑब्ज़र्व किया, वो डिटर्मिन किया. सो this is distribution of common leopard on a smaller geographic scale, that is Margla Hills, इस्लामाबाद, ठीक है. अब यहाँ इसको हमने कोरिलेट किया. क्यों किया? बिकॉज हम स्टडीज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ में जो स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं, वो क्या करती हैं कि एक जगह पे हम स्टडी करते हैं और मेरे पास ये जितने भी लोकेशन है कैमराज जहाँ पे आपको मैप में नज़र आ रही है, आई फाउंड कॉमन लेपर्ड इन 5 ऑफ दीज कैमराज, जो कि अगर मुझे जितना याद है तो मैं कर्सर से शो करता हूँ. 2 ऑफ देम वर फाउंड इन दीज एरियाज़, ठीक है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टॉप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मार्गला हिल्स नेशनल पार्क. देन आई गॉट हेयर
सम हेयर एंड देन हेयर, ठीक है। ये 5 लोकेशंस पे एंड आई गॉट 110 photographs of 3 individuals. Some were repeated in 2 cameras. So anyhow, अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आए, इट मीन्स के कॉमन लेपर्ड यहाँ पे मौजूद है, दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया। सो इसको हम इंक्लूड करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अंदर, मार्गला हिल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारे पास फाइंड ना होते तो हम इसको काउंट ना कर सकते, ठीक है, इन ग्लोबल। तो इसी तरह से स्पीशीज़ के जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस है वो श्रिंक करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाइल्ड लाइफ स्टेटस, कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन और जो रेंजेस हैं ये स्टडी क्यों करते हैं, द एंड पर्पस, द कोर पर्पस इज़ कंजर्वेशन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ अगर हम स्टडी करते हैं, वाइल्ड लाइफ का जो कोर पर्पस है वो कंजर्वेशन ही है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। सो जो जोग्राफिकल रेंजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है बिकॉज इट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ अ स्पीशीज़। तो जिस स्पीशीज़ पे हम रिसर्च करते हैं, जो अंडर रिसर्च होती है, तो उसकी जोग्राफिक रेंज जो है वो उसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है उस पे उसकी डिसीजन होती है। इफ़ अ स्पीशीज़ इज स्प्रेडिंग इन द वर्ल्ड, सो इट्स कंजर्वेशन स्टेटस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम थ्रेटन टू वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न। और अगर कोई स्पीशीज़ है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज थ्रू द वर्ल्ड श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, सो दैट स्पीशीज़ इज़ बेसिकली कैन बी कैटेगराइज्ड फ्रॉम वल्नरेबल टू endangered or even critically endangered, ठीक है। So that was short about 2 levels of geographic ranges. One is global and then is local, ठीक है। Now variations in geographic ranges, range size। अच्छा, geographic range is the key term for distribution। अब यहाँ पे हम बात करेंगे geographic range size की, ठीक है। अब ये जो range size है ये differ करता है, उसके लिए एक important rule है, we call it Rappaport's rule. So let's discuss that. In 1975, the Argentinian ecologist Eduardo Rappaport suggested that within the mammal's geographic range size, within the mammals geographic range sizes decreased as one moved from polar to equatorial latitudes, such that range sizes were smaller in the tropics. ओके, ये रेपोर्ट्स रूल है, उसकी जो है स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं, सबसे पहले उसको समझना है, अदरवाइज आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी। सो दैट इज़ as the geographic range size decrease as one move from polar to equatorial latitude। अब polar, equatorial, latitude एंड ट्रॉपिक्स, इस तरह के टर्म्स हैं। तो ज़रा थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम ज़रा फिज़िकल ज्योग्राफी की तरफ जाना पड़ेगा। इफ़ यू गाइज हैवंट हैव हैड दैट कोर्स, तो थोड़ा सा वी कैन गिव अ फ्यू मिनट्स टू दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो क्या है पोलर टू इक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स। नंबर 1, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब, ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट पता होगा लेकिन फिर भी रिपीट करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यू कैन सी दीज आर लेटीट्यूड्स, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मिड, जो मिड हमारा ग्लोब है, जो मिड लाइन है दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो से हम जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 90 तक हम पहुंचते हैं। तो जो पोलर एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो टॉप एरिया है, दैट इज़ 90 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। फिर उसी ज़ीरो से हम नीचे की तरफ जाएं, विच इज़ सदर्न हेमिस्फेयर और साउथ पोल जिसको हम कहते हैं, दैट वाज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो मिड लाइन है दैट इज़ लेटीट्यूड ज़ीरो से upward 90 and downward 90 towards northern hemisphere and southern hemisphere, northern pole and southern pole respectively, ठीक है। अब जो ज़ीरो लेटीट्यूड है उस पे जो एरिया है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर एंड पोल्स, पोल्स देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड 1 इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर से 5 डिग्री अपवर्ड एंड 5 डिग्री डाउनवर्ड्स जो जियोग्राफिकल एरिया है, वी कॉल इट
ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्दर्न पोल पे और सदर्न पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो एरियाज़ हैं दे आर बेसिकली पोलर एरियाज़। तो ट्रॉपिकल एरियाज़, पोलर एरियाज़ और ट्रॉपिकल और पोलर के बीच में जो ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेट एरियाज़। टेम्परेट एरियाज़ जो है एज द नेम इंडिकेट्स टेम्परेट, टेम्परेट मीन कि वहाँ पे टेम्परेचर रेंज हायर होता है, रेंज ज़्यादा होता है, मतलब कि टेम्परेचर समर्स आर एक्सट्रीम, विंटर्स आर ऑल्सो एक्सट्रीम्स। जबकि पोलर पे सिर्फ विंटर्स एक्सट्रीम होते हैं और इक्वेटोरियल पे जो है बहुत कम रेंज होता है, ह्यूमिडिटी होती है और सीजन्स जो है वो मोतदिल आबो हवा जिसे कहते हैं, ठीक है। और एनी हाउ रेपोर्ट्स रूल क्या कहता है कि विद इन द मैमल्स geographic range size decreases as one move from polar to equatorial latitude such that range sizes were smaller in the tropics। ये रूल कहता है कि अगर जब हम पोलर से इक्वेटर की तरफ, यहाँ मैंने इसको येलो एरोज से शो किया है, जब आप पोलर से इक्वेटर की तरफ डाउनवर्ड जाएंगे तो जियोग्राफिक रेंज साइज ऑफ स्पीशीज डिक्रीज होता है, विच मीन्स दैट species in the polar areas have larger geographic ranges while it decreases towards the equator, and at the equator we have minimum geographic range sizes। जो species की जो range है, distribution range है, वो कम होती है as compared to polar species, ठीक है। So from polar to poles to equator downward the geographic range size decreases। और जो tropics हैं, मैंने कहा tropical area, tropics कहते हैं from 0 to 5 degrees upward and downward areas are called tropical area। So tropics पे हमारे पास we have geographic ranges smaller than the polar, ठीक है। Now this generalization has been referred to as Rapoport's rule and has stimulated many studies to determine how well it describes distribution in various other groups of organisms। इसने ये Rapoport ने इसको mammals के लिए कोट किया है, but it also stands true for many other species जो कि हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब Rapoport's rule को बाय रिसर्च जो है एक दो एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सो ऑन लेफ्ट साइड वी हैव जियोग्राफिक रेंज साइज फॉर 523 स्पीशीज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन मैमल्स। तो नॉर्थ अमेरिकन मैमल्स की 523 स्पीशीज़ का ये डेटा है। इसको अगर ये प्लॉट में शो किया गया है तो एक जो हमारे पास वाई एक्सिस है इट स्टैंड्स फॉर number of species, ठीक है, and the x axis is for geographic range size in thousands of kilometer square। तो इस ग्राफ को हम अगर डिस्कस करें थोड़ा सा ब्रीफली तो आप देख सकते हैं कि 400 species have geographic range size of about 10,000 square kilometer। Then if you look at the second bar of the chart, so it shows that 50 species having range size of 20,000 square kilometer and so on। इस तरह से next we have below 50 having approximately 30,000 square kilometer and so on। So we have this kind of chart for जियोग्राफिक रेंज साइज। फिर अगर जब हम इस जियोग्राफिक रेंज साइज को प्लॉट करते हैं विद लेटीट्यूड फ्रॉम 0 to 90, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मैंने कहा आपसे कि 0 से स्टार्ट होता है, जब हमने इधर 0 से एंड 90 तक जाता है टू आइदर द ऑफ द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की तरफ। 0 से 90 लाइक दिस, यहाँ से 0 से ऊपर 90 एंड देन नीचे 90, ओके। सो इफ़ वी लुक एट इट तो यहाँ पे आप देखें एक पैराबोलिक कर्व है जो कि स्टार्ट होता है, जो इंक्रीज़ होता है विद पैसेज ऑफ लेटीट्यूड। जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पे जियोग्राफिक रेंज साइज मैमल्स का इंक्रीज़ हो रहा है एंड दिस इज़ रिलेशनशिप बिटवीन रेंज साइज एंड लेटीट्यूड। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेपोर्ट्स रूल का कि
द जियोग्राफिक रेंज साइज ऑफ मैमल्स, जो कि यहाँ पे 0 से 35 तक इज़ मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो 35% ऑफ टोटल नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी इज़ कवर्ड बाय मैमल्स ऑफ हायर लेटीट्यूड्स, ठीक है। सो ये एक डायरेक्टली रिलेशनशिप है बिटवीन के हमारे पास ट्रॉपिक्स से 0 से लेकर जब हम लेटीट्यूड अपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मैमल्स की जोग्राफिक रेंज साइज इंक्रीज होता है। रिमेंबर नॉट, हम नंबर की अभी बात नहीं कर रहे, हम एबंडेंस की बात नहीं कर रहे, हम जोग्राफिक रेंज की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पीशीज़ एबंडेंस में कम हो लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, ठीक है, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो हम अभी जोग्राफिकल रेंज साइज की बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ रेपोपोर्ट्स रूल जो ये कहता है हमें। एक्सटेंशन टू रेपोपोर्ट्स रूल, अच्छा ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिज़िकल साइंसेज में, फिज़िक्स में, मैथमेटिकल साइंसेज में और बायोलॉजिकल साइंसेज में एंड स्पेशली इन वाइल्ड लाइफ क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि फ़िज़िकल साइंसेज आर बेसिकली कंक्रीट साइंसेज, जो कि उनके कुछ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक दफ़ा मतलब फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है तो वही है। फॉर एग्जांपल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, थियोरी ऑफ ये न्यूटन लॉज है, इस तरह थियरीज ऑफ क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, वो चेंज नहीं होती, वो उसी तरह है। और दैट्स वाई देयर आर मेनी लॉज इन फिज़िक्स, जबकि बायोलॉजी में और zoology में एंड इन पर्टिकुलरली इन वाइल्ड लाइफ वी डोंट हैव मच लॉज, वी डोंट हैव लॉज। यहाँ पे हम थियरीज होती हैं। थियरी क्यों? बिकॉज नेचर इज़ फॉरएवर चेंजिंग, नेचर इज़ डायनेमिक। तो यहाँ पे कोई भी रूल, कोई भी थियरी, कोई भी हाइपोथेसिस वो कंक्रीट फुल एंड फाइनल नहीं होता, बिकॉज नेचर चेंज होता है। और फिर अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे जो फिनोमिनन है ये क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट्स ने थेरीज दी हैं तो उनको वायलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने नेचर, इन शॉर्ट ये कि हम वाइल्ड लाइफ में हम नेचर को फॉलो करते हैं, ना कि नेचर हमें फॉलो करती है। सो एक्सटेंशंस का क्या मतलब है? इट मीन्स कुछ एक्सेप्शंस टू द रेपोपोर्ट्स रूल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, या फिर पढ़ लेना इसका जो कैप्शन है, लेकिन ये ग्राफ शो कर रहा है नेपाल के अंदर। अच्छा थोड़ा सा इसको रीड करते हैं कि ये है क्या। तो जो रेपोपोर्ट्स रूल है दैट support for Rapoport's rule has been widespread in trees, fishes, reptiles, some birds and many mammals from all continents, but not all studies have supported Rapoport's, ठीक है। तो Rapoport's rule जो है वो true hold करता है for trees, fishes, reptiles, birds and many mammals from all the continents. So this is basically a successful concept, ठीक है, वेरी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट, बट नॉट ऑल स्टडीज़ हैव सपोर्टेड रेपोपोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि ये फिज़िक्स की तरह कोई लॉ है, बट स्टिल इट हेल्प्स अ लॉट। नाउ ट्री रेंज साइज वाज मैक्सिमल एट मिड एलिवेशन कॉन्ट्ररी टू रेपोपोर्ट्स रूल। अब ये नेपाल में हिमालयज़ माउंटेन्स के अंदर, नेपाल के अंदर ट्रीज़ को स्टडी किया गया, तो कॉन्ट्ररी टू द रेपोपोर्ट्स रूल जो मिडल एरिया है वी कॉल इट मिड एलिवेशन। जैसे हम एलिवेशन की तरफ जाते हैं तो वो फिर उसकी रेंज डिस्ट्रीब्यूशन कम होती जा रही है। और अगर आप इस प्लॉट को देखें तो जो मिड पोर्शन है, जो कि मिड एलिवेशन है, वहाँ पे ट्रीज़ की जो क्या है जोग्राफिकल रेंज है वो हाईएस्ट है, और स्टार्टिंग लो एल्टीट्यूड पे, एलिवेशन पे, और हाईएस्ट पे वो कम है, ठीक है। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस। नाउ वी मस्ट आस्क व्हाई रेपोपोर्ट्स रूल शुड होल्ड इन सम स्पीशीज एंड सम सिचुएशंस बट नॉट इन अदर्स। व्हाट आर द इकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स बिहाइंड दिस पैटर्न। अब रेपोपोर्ट्स रूल कहाँ पे, कहीं पे फॉलो होता है, कहीं पे नहीं होता, व्हाई इट इज़ इट, ठीक है। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन हैं साइंटिस्ट्स ने दी है कि यू हैव टू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशन बेसिस, कि आपके पास स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ मैटर करता है और सिचुएशन मैटर करती डिफ़र करती है। सो देयर आर 3 इकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर रेपोपोर्ट्स रूल। जो
ये रूल है, इसके लिए कुछ ये जो एक्सटेंशन है, एक्सेप्शंस हैं, सो इसके लिए साइंटिस्ट ने 3 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज़ क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हाइपोथेसिस। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि climatic variability hypothesis, it reads that climatic variability is greater at high latitudes and only organisms that have a broad range of tolerance for variable climates can live there. As a side effect of broad tolerance, these high latitude species can occupy larger ranges. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हाइपोथेसिस के, जो स्पीशीज़ ब्रॉडर रेंज ऑफ टॉलरेंस रखते हैं, इट मीन्स वो स्पीशीज़ जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस जब चेंज होती हैं तो ये उनको टॉलरेट करते हैं, तो इस वजह से उनकी सक्सेस ज़्यादा होती है। सो ब्रॉड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर वेरिएबल क्लाइमेट्स। सो जो स्पीशीज़ जिनकी ये क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी टॉलरेंस ज़्यादा होता है, सो उनकी ज्योग्राफिक रेंजेस लार्जर होती हैं, ठीक है, वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट्स वेरी सिंपल येट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो दीज हाई लैटिट्यूड स्पीशीज़, अब देखें यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है येलो में, क्यों? बिकॉज यहाँ दीज हाई लैटिट्यूड स्पीशीज़ का जो यहाँ पे है, ये रेपोर्ट्स रूल कहता है कि जितना हाई लैटिट्यूड होता है, जब हम लेटीट्यूड में हायर जाते हैं तो या हम नॉर्दर्न पोल की तरफ जाएंगे या सदर्न पोल की तरफ, जिस पोल की तरफ भी हम जाएंगे तो लेटीट्यूड इंक्रीज़ होगा। जब हाई लेटीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशंस हार्श होती जाती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लेशियर्स में, ठीक है, टेम्परेचर। तो अब इन टेम्परेचर को जो स्पीशीज़ बियर कर सकती हैं, जो स्पीशीज़ टॉलरेट कर सकती हैं, दे विल बी हैविंग हायर डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। Very simple. So for terrestrial animals and plants, climatic tolerance should increase from a tropical to polar areas. अब जो terrestrial animals हैं, मोस्टली मैमल्स, ठीक है, और प्लांट्स, तो उनके लिए ये टॉलरेंस जो है ये इंक्रीज़ होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर, फ्रॉम 0 टू हायर, फ्रॉम 0 to 90, फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोलर एरिया, ये इंक्रीज़ होता है ये टॉलरेंस। तो इसी हिसाब से उनके रेंजेस भी इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने स्नो लेपर्ड की बात की, एग्जांपल स्टार्ट में हमने एग्जांपल डिस्कस किया अबाउट स्नो लेपर्ड। सो स्नो लेपर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 कंट्रीज़, ठीक है, जिसमें रशिया है, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो है, इस तरह की 12 कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। क्यों? बिकॉज इट कैन बियर क्या, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, जो हार्श कंडीशन है उसको क्या करता है, उसकी लिए टॉलरेंस है उसमें, तो वो सक्सेसफुल है, उसका रेंज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वही कैट स्पीशीज़ है। तो अगर आप पाकिस्तान की तरफ नीचे आए तो पाकिस्तान में हमारे पास पंजाब में एक स्पीशीज़ है फ़िशिंग कैट की, जो कि सिर्फ पंजाब के अंदर है, एक छोटे से एरिया में वो पाए जाते हैं। बिकॉज क्योंकि जब हम वो नीचे आते हैं तो हम ट्रॉपिकल एरिया के करीब जो स्पीशीज़ हैं वो एबंडेंट तो हो सकती हैं, लेकिन वो उनकी जो जोग्राफिक रेंज है वो कम होती है, वो छोटे एरिया में लोकलाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू दोज हैविंग हायर लेटीट्यूड इन्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। नाउ यहाँ पे हमने पढ़ा कि फॉर मैमल्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ये तो होता है, लेकिन for marine organisms, like for marine fish, however, the temperature variation is greatest in the temperate zone and much smaller in the polar waters and in tropical waters, ठीक है। अब जैसे हमने उस we have already discussed about tropical, polar and temperate zones, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो है कि कुछ मोस्ट मेरीन फिशेज़ हैं उनमें ये ज़रा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप इस प्लॉट को देखें तो लेटीट्यूड वही है, 0 से 90 इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है एक्स वाई एक्सिस पे, तो देखें ये जो ब्लू लाइन है ये अपर टेम्परेचर लिमिट को शो कर रही है और रेड लाइन लोअर टेम्परेचर लिमिट को। तो जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये टेम्परेचर रेंज
ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज है ये कम है, बीच में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाती हैं जब टेम्परेट रीजन में आते हैं। टेम्परेट जो हमारे रीजन्स हैं तो यहाँ पे क्योंकि समर हॉट होता है, विंटर बहुत कूल होता है, तो उनमें ये टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। और फिर जब हम पोलर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर रेंज जो है वो कम होता जाता है और डाउन होता जाता है, ठीक है। अब देखें फ़िशेज़ की, जो मेरीन फ़िशेज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ना जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में है और ना जो है पोलर एरियाज़ में, जबकि दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन मिडल लेटीट्यूड्स। मिडल लेटीट्यूड्स आर टेम्परेट जोन्स, ठीक है। तो टेम्परेट जोन्स में मेरीन फिशेज़ की रेंज जो है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो अब ये भी थोड़ी सी जो है एक्सेप्शनल केस है, बट आगे हम पढ़ते हैं। इफ़ वी गो डीपर इन द ओशंस, अब ये तो हम कह सकते हैं कि दस द टेम्परेचर टॉलरेंस शुड बी मिनिमल इन बोथ ट्रॉपिकल एंड पोलर वाटर्स एज शोन इन द फिगर, बट दिस होल्ड्स ट्रू फॉर शैलो वाटर मेरीन फिशेज ओनली। अब ये कंडीशन भी सिर्फ शैलो वाटर फिशेज के लिए ट्रू है, क्योंकि अगर हम ओशंस के डीप जाएंगे तो डीप में क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी बिकम्स मिनिमल। टेम्परेचर अंदर की तरफ बहुत कोल्ड होता है, टेम्परेचर वेरिएशन कम होती है, नहीं होती, क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती। तो एंड द क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हाइपोथेसिस वुड प्रेडिक्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड एंड रेंज साइज फॉर दीज डीप सी ऑर्गेनिजम्स। तो डीप सी ऑर्गेनिजम्स के लिए रेपोपोर्ट रूल एक्शन नहीं करता, इट डजेंट होल्ड ट्रू, बिकॉज वहाँ पे तो लेटीट्यूड की बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि लेटीट्यूड के साथ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आती है और डीप सी के अंदर तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली नो डेटा आर येट अवेलेबल टू टेस्ट दिस प्रिडिक्शन फॉर द डीप सी। अभी तक इस पे हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि अंदर क्या सिचुएशन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर आप में से आगे जाके कोई मेरीन बायोलॉजिस्ट बनेगा तो एक देयर इज़ इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो बहुत काम रहता है अब दुनिया में करने को, ठीक है। if there is anyone, a marine biologist listening to this lecture, so you can think over it. Okay, second explanation for Rappaport's rule is ग्लेशिएशन। अच्छा, अब जो है कुछ डिफरेंट सिचुएशंस ये जो हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं, ये क्यों आती है, उसमें सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, वो है ग्लेशिएशन क्या है। ग्लेशिएशन मीन्स ग्लेशियर्स का रिट्रीट होना। ग्लेशियर द प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर्स मेकिंग एंड रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग मीन मेल्ट होना, और जो ग्लेशियर्स है उनका श्रंक होना, ठीक है, सुकड़ना, ठीक है। सो द जियोग्राफिक रेंज इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लेशिएशन। जो ग्लेशिएशन है ये अफेक्ट करता है पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। व्हेन द ग्लेशियर्स रिट्रीटेड, ओनली दोज स्पीशीज विद high dispersal capacity were able to repopulate northern areas, and these species thus have larger geographic ranges. अच्छा, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पिक्चर देखें आप, ये नासा की एक पिक्चर है और यहाँ शो की गई है। ये जो लेफ्ट पे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, दिस इज़ फ्रॉम अगस्त 13, 1941 में ये ली गई है। म्यूर ग्लेशियर है अलास्का में, अमेरिका में। वाइल ऑन द राइट साइड जो कलर पिक्चर है ये लेटेस्ट पिक्चर है। लेटेस्ट मीन अगस्त 31, 2004, ठीक है। सेम एरिया की पिक्चर है, नासा ने ली है। एंड आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे लिखा है नाउ यू सी इट, किस हद तक जो है वो ग्लेशियर्स फैला हुआ है। एंड ऑन द राइट साइड नाउ यू डोंट, ठीक है। आप वो ग्लेशियर्स आपको नज़र नहीं आ रहा जो कि आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, रिवर में कन्वर्ट हो चुका है। और अब कॉन्सेप्ट क्या है ग्लेशिएशन का, कि अब जो स्पीशीज़ जो सिर्फ इस लोअर एरियाज तक लिमिटेड थे, टॉलरेंट थे, तो अब दे आर नो मोर। वो स्पीशीज़ यहाँ पे आप नहीं देख सकते अगर इफ़ दे आर टेरेस्ट्रियल मैमल्स और सम व्हाट लाइक दैट, क्योंकि अब दैट एरिया इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पे वो वेनिश हो चुके होंगे। अब जो स्पीशीज़ जिनका टॉलरेंस हाई था फॉर क्या है, जिसको हम कह सकते हैं हाई डिस्पर्सल कैपेसिटी। डिस्पर्सल एक अलग फिनोमेना है, एक डिटेल्ड फिनोमेना है। डिस्पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन ये रिलेटेड है, ठीक है। हम उसके डिटेल में फिर नहीं जाते, लेकिन डिस्पर्सल क्या है कि एक स्पीशीज़ वही है कि कहाँ तक स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, किस इन्वायरमेंट तक स्प्रेड हो सकती है। तो ये एक सक्सेस है। तो जो स्पीशीज़ हैविंग हाई डिस्पर्सल कैपेसिटी विल
बी एबल टू रीपॉपुलेट नॉर्दर्न एरियाज। अब अगर हमारे पास ग्लेशियर्स मेल्ट भी हो रहे हैं तो ऐसी स्पीशीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे एंड दे विल रीपॉपुलेट देयर। तो इसी तरह जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स जाएंगी वहाँ पे इनका पॉपुलेशन सक्सेसफुल होता जाएगा। सो दिस इज अनदर, बट ग्लेशिएशन इज प्रोबेबली अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बट नॉट द मेजर कॉज फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न। ग्लेशिएशन वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट it cannot determine the distribution। ये wholly solely contribute नहीं करता, sorry determine नहीं करता बल्कि contribute करता है, ठीक है। That was the second explanation for glaciation। Then we have third explanation is lack of competition। अच्छा, इसमें क्या है lack of competition? Larger geographic ranges arise from lack of competition in polar communities। फ्लो में जो है बंदा गलत हो जाता है, मैंने पॉपुलर बोल दिया। लार्जर जियोग्राफिक रेंजेस अराइज फ्रॉम lack of competition in polar communities because fewer species live in polar areas, the level of competition may be lower। ठीक है, वेरी सिंपल कि जो पोलर एरियाज हैं वहाँ पे हमारे पास लोअर फ्यूअर स्पीशीज, कम से कम स्पीशीज होती हैं। जितनी स्पीशीज कम होगी तो उतनी ही कंपटीशन वो कम होगी, ठीक है। तो कंपटीशन कम होने की वजह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अ शार्क एंड अ सील, और पोलर एरियाज में एंटार्क्टिका में यही दो लाइक मेजर स्पीशीज है मैमल्स, सॉरी हायर एनिमल्स की। ऑब्वियसली शार्क इज क्या है, कार्टिलेजिनस फिश, एंड सील इज अ मैमल्स फ्रॉम क्लास सिटेशिया, सॉरी ऑर्डर सिटेशिया। और पोलर बियर, ये तीन बड़ी जो है मेजर स्पीशीज। अब तीन स्पीशीज के बीच क्या कंपटीशन होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ये सक्सेसफुल, और इनके रेंजेस हायर, मतलब लार्जर रेंजेस होती हैं। देयर इज़ नो सपोर्ट। अच्छा, अब ये भी जो है ये भी एक क्या है, देयर इज़ नो सपोर्ट एट प्रेजेंट फॉर दिस मैकेनिज्म बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सिंपल मेजर ऑफ कंपटीशन दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ग्लोबल स्पीशीज पैटर्न्स। अच्छा, अब हमारे पास कंपटीशन का कोई पैमाना नहीं है कि हम कोई इस तरह इसकी कोई मशीन है, जैसे कि कोविड पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए उनके फोरहेड पे एक वो रखा जाता है इंफ्रारेड डिटेक्टर, तो ठीक है। इस तरह कोई आपके पास कोई मशीन नहीं है जिससे आप कंपटीशन को नाप सको, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पे कंपटीशन कैसी है, कम है, ज़्यादा है, बिकॉज इट हैज़ वेरी कम्प्लेक्स इंटरनल फिनोमिना, ठीक है। तो हम ग्लोबली उसको एक जगह की कंपटीशन ट्रेंड को हम पूरी दुनिया पे एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, उसको उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो इस वजह से ये भी जो एक्सप्लेनेशन है ये भी क्या है, लैक करती है इन सपोर्ट। क्या, इट रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी एज येट untested, so it is an untested possibility, again it's a research area, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, और ये जो पॉसिबिलिटी है इसको टेस्ट नहीं किया गया कि पोलर एरियाज़ में कंपटीशन लेवल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में कंपटीशन लेवल के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन है। ओके, सो दीज वर द 3 इकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर रेपोर्ट्स रूल के। ये रूल है, ये जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट उसकी ये है, और ये इट्स काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल रूल, पर उसके अंदर फिर कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, एंड देन वी हैव एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट। सो 3 एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी। नाउ कंक्लूडिंग द टॉपिक विद द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रेपोर्ट्स रूल, वी कॉल इट द पंच लाइन ऑफ रेपोर्ट्स रूल। तो इसको हम कैसे कंक्लूड करते हैं वो पढ़ते हैं। नंबर 1, it has stimulated much work in analyzing distributions, and in doing so it has highlighted the importance of looking beyond latitude to consider the ecological mechanisms that produce the observed species pattern। अच्छा, रेपोर्ट रूल सिर्फ ये नहीं कहता, ये लिमिट नहीं करता आपके माइंड को कि ये सिर्फ जो है आप क्या करेंगे कि लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप 0 से लेंगे और 90 तक जाएंगे तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में कम होगा और पोलर की तरफ जो है ये बढ़ता जाएगा ज्योग्राफिक रेंज। ये दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड लाइन। रेपोर्ट्स रूल कहता है कि यू हैव टू इम्पोर्टेंस ऑफ
यहाँ लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग बियॉन्ड लेटीट्यूड टू कंसिडर द इकोलॉजिकल मैकेनिज्म। इकोलॉजिकल मैकेनिज्म आर नॉट दैट सिंपल कि जिसको आप एक स्पेसिफिक रूल के थ्रू डिफाइन कर सकें। दैट्स द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल एंड वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। ठीक है, कि यहाँ पे आप एक स्केल नहीं रख सकते जिस पे सबको आप डिटर्मिन करें। सो दैट प्रोड्यूस द ऑब्जर्व्ड स्पीशीज पैटर्न। तो स्पीशीज पैटर्न्स, इकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, यू हैव टू लुक बियॉन्ड लेटीट्यूड्स। ठीक है, सो सिर्फ लेटीट्यूड्स नहीं, और भी चीज़ें मैटर करती है। वो और चीज़ें क्या हैं? Hawkins and Denise Philo 2006 suggested that for birds in the Americas, range size is affected as both by temperature and by topography. ये जो ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे, this is a research study conducted by these two scientists and as shown in the figure for 3839 bird species। इतनी birds species के लिए ये डेटा है और ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? It predicts that range size is affected both by temperature and by topography। सिर्फ वो नहीं है कि लेटीट्यूड है, टेम्परेचर भी मैटर करता है, और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी मीन सिंपल द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ इन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट जो है वो प्लेन है, रगिड है, हिली एरिया है, जो है प्लेट्यू है, ग्रास लैंड है। ठीक है, तो ये क्या, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। और एक वर्ड और भी है टेरेन। तो हम आगे जब रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ पढ़ेंगे, रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें फिर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एनी हाउ यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये ग्राफ शो क्या कर रहा है हमें? टोपोग्राफी अफेक्ट्स द बर्ड्स रेंज इन ट्रॉपिकल एरियाज बट हैज़ लिटल इफेक्ट इन polar regions। थर्ड पॉइंट क्या है? टोपोग्राफी अफेक्ट्स द बर्ड्स रेंज इन ट्रॉपिकल एरियाज बट हैज़ लिटिल अफेक्ट इन पोलर रीजन्स। तो यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल क्या है? ट्रॉपिक्स की तरफ क्लोजर एरिया, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोपोग्राफी ने अफेक्ट किया है क्या? बर्ड्स रेंज को। ठीक है, तो अगर आप ये देखें स्केल, तो स्मॉलर रेंज से लेकर हम लार्जर रेंज की तरफ जाते हैं, तो जो मीडियम रेंजेस हैं वो है येलो कलर, और स्मॉलेस्ट जो है वो रेड से शो हुई है, और लार्जर जो है वो लाइट ब्लू एंड देन पर्पल। तो जो नॉर्दर्न क्या है, सॉरी, जो ट्रॉपिकल एरिया है, एरियाज हैं, वहाँ पे बर्ड्स रेंज वो उसने टोपोग्राफी पे इफ़ेक्ट हुआ है। नॉर्दर्न एरियाज़ में उसने इतना इफेक्ट नहीं, बिकॉज आपको नॉर्दर्न में ज़्यादातर लार्जर रेंजेस नज़र आ रही हैं। ब्लू कलर देखें, ब्लू शो करता है लार्जर को यहाँ पे भी। तो क्या है, टोपोग्राफी की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो इफ़ेक्ट इतना नहीं हुआ, और लार्जर रेंज है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स्ड पैटर्न है। ओके, अब क्या है, इसको कंक्लूड करते हैं। ये जो लास्ट पैराग्राफ मैंने हाईलाइट की है, ये क्या है? द पंच लाइन है। तो इसको हम इस आज के लेक्चर को और डिस्ट्रीब्यूशन को के कॉन्सेप्ट को हम ज़रा कंक्लूड करते हैं। सो द नेट रिज़ल्ट इज़ दैट, इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस लेक्चर का नेट रिज़ल्ट क्या है? दैट बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन concentrating on temperature and topography, about 50% of variation in range sizes can be explained। जो टोपोग्राफी और टेम्परेचर है उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं? 50% ऑफ वेरिएशन इन रेंज साइज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रिमेनिंग 50% जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता। दे मे बी एसोसिएटेड विद बायोटिक इंटरेक्शंस। बायोटिक इंटरेक्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल कंपटीशन की हमने बात की, ठीक है, तो वो डिटरमिन कर सकता है। पॉसिबली विद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो है वो डिफ़र करता है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, इस तरह और फिनोमिनन्स है। एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन रिलेशन टू ग्लेशिएशन। तो अब ग्लेशिएशन का जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसमें अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है पहले किस एरियाज़ में रहती थी और उस हाउ इट बिहेव्ड इवोल्यूशनरीली टू दोज चेंजेस। ठीक है, तो 50% जो है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, एंड 50% रेंज जो है वो डिपेंड करता है biotic interactions, climate and evolution. So that was all about distribution and geographic range sizes and its variations
एंड हमने उसमें रेपोपोर्ट्स रूल पढ़ा जो कि मेन आइटम था आज के लेक्चर का. देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एबंडेंस एंड वी विल बी कनेक्टिंग देम टू विद ईच अदर. आज के लिए दैट वाज इनफ. सो we will be discussing the abundance in next lecture. So signing out from today's lecture.